नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट, लास्ट क्लासेस में हमने समाजीकरण टॉपिक पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट 2 कवर कर चुके थे। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 3 यानी जो यूपी टेट स्पेशल है उसको कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं यूपी टेट से रिलेटेड किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं समाजीकरण पर बेस्ड टॉपिक से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, बच्चे के सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व है। मतलब अगर आप किसी बच्चे का सामाजिक विकास करना चाहते हैं, सोशल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको इन 4 ऑप्शनों में कौन सा आपको लगता है कि जिससे सबसे ज़्यादा बच्चे का सामाजिक विकास हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपसे बताया गया खेल, सेकंड ऑप्शन बताया गया बाल साहित्य, थर्ड ऑप्शन बताया गया है दिनचर्या और फोर्थ ऑप्शन है संचार माध्यम। तो देखिए इन 4 ऑप्शनों में आपको बेस्ट ऑप्शन छांटना है कि जिससे बच्चे का सामाजिक विकास सबसे ज़्यादा हो सके। तो देखिए अगर आप बाल साहित्य पढ़ते हैं तो क्या बाल साहित्य पढ़ने से आपका सामाजिक विकास हो जाता है? सामाजिक विकास तो हो सकता है बट उतना नहीं होगा। ठीक, दिनचर्या की अगर हम बात करें तो दिनचर्या में क्या होता है कि जो आपका डेली रूटीन है उसके हिसाब से क्या उसको आपको पता होने से आपका सामाजिक विकास हो सकता है? इससे भी नहीं हो सकता। और फोर्थ ऑप्शन है संचार माध्यम से, यानी कि अगर हम बात करें कि हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तो हम संचार कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो क्या हम कम्युनिकेशन के माध्यम से भी सामाजिक विकास कर सकते हैं? तो सामाजिक विकास तो हो सकता है इन तीनों ऑप्शनों से, बट उतना नहीं होगा जितना सामाजिक विकास बच्चे के खेल से होगा। क्योंकि जब बच्चा खेल खेलता है, मान लीजिए कि यहाँ पर बच्चा इन तीनों चीज़ों को करने जाता है तो बच्चा उतना इंटरेस्टेड नहीं है। आप बच्चे को कह रहे हैं आप बाल साहित्य पढ़िए, लेकिन बच्चे को बाल साहित्य में इंटरेस्ट नहीं है। आप बता रहे हैं कि आप जो है अपना डेली रूटीन पर फोकस करिए, तो बच्चे को उस पर ध्यान नहीं है। और आप बता रहे कम्युनिकेशन यानी कि लोगों से बातचीत करिए, तो उसमें भी बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित होते हैं? तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं खेल से। क्योंकि जब आप बच्चे को खेल के लिए बोलते हैं तो बच्चा खुश हो जाता है, और जब वो खुशी खुशी किसी कार्य को करता है तो उसका सामाजिक विकास सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर हम देखें 4 ऑप्शनों में सबसे बेस्ट ऑप्शन जो बच्चे का सामाजिक विकास सबसे ज़्यादा करेगा वो करेगा खेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स खेल। आई होप आप बातों को समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जब कभी 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, देखिए यहाँ पर बात की गई है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब एक साथ मिलते हैं, कहीं पर एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, मतलब बात यह है कि उनके बीच में अच्छे संबंध बनते हैं, तभी वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और यदि वो प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यानी कि 2 से जब ज़्यादा लोग होंगे तो एक ग्रुप में यानी कि सामाजिक समूह का निर्माण करेंगे। तो जब एक सामाजिक समूह का निर्माण करेंगे तो ये जो कथन है ये आंशिक रूप से सत्य है, या बी ऑप्शन है सत्य है, या सी ऑप्शन है कदाचित सत्य है, या डी ऑप्शन है असत्य है। तो देखिए अगर आप चारों ऑप्शनों में बेस्ट ऑप्शन पर जाएंगे तो आंशिक का मतलब होता है कम मात्रा में। तो अगर मैं आपको ये बता दूं कि जब कोई भी 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ कहीं पर एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, मतलब इम्प्रेस करते हैं, तो वहां पर मान लीजिए एक सामाजिक समूह का निर्माण हो जाता है। तो ये सामाजिक विकास को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आंशिक रूप से सत्य है, मतलब कुछ कम मात्रा में सत्य है, तो बात कुछ सही नहीं है। क्योंकि बात ये तो बिल्कुल क्लियर है कि जब वो सामाजिक ग्रुप का निर्माण करेंगे तो उनका सामाजिक विकास होगा। तो इन्होंने ऑप्शन में कैसे बताया कि आंशिक रूप से सत्य है। तो क्या ये जो बातें हैं क्या ये कुछ हद तक ठीक है और कुछ हद तक ठीक नहीं है? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सी ऑप्शन बता रहे हैं कि कदाचित सत्य। कदाचित का मतलब होता है हमेशा सत्य है, तो ऐसा भी नहीं है। मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 लोग एक दूसरे से मिलते हैं और वो आपस में झगड़ा भी तो कर सकते हैं। लड़ाई झगड़े में भी तो 2 4 10 लोग एक साथ एक जगह खड़े भी होते हैं। तो ये बात कदाचित भी सत्य नहीं हो सकता, मतलब हमेशा सत्य होगा ये भी ज़रूरी नहीं है। तो सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। और डी ऑप्शन उन्होंने कह दिया असत्य है। तो इसका मतलब इन चारों ऑप्शनों में बात क्या है, ये सत्य है कि जब 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोग एक साथ
मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो एक सामाजिक समूह का निर्माण होता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें ना तो आंशिक होगा, ना कदाचित होगा और ना ही असत्य होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, सत्य है। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक, यानी कि जो बच्चे का सामाजिक विकास है उसको प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है। तो उसको प्रभावित करने वाला कारक फर्स्ट इन्होंने बताया आर्थिक तत्व, सेकंड उन्होंने बताया सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, थर्ड इन्होंने बताया शारीरिक तत्व और फोर्थ इन्होंने बताया वंशाणु तत्व। तो देखिए बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक, यानी कि अगर बच्चे के सामाजिक विकास को कोई फैक्टर है जो प्रभावित करता है, प्रभावित का मतलब है कि सामाजिक विकास सबसे ज्यादा करता है, तो अगर आर्थिक तत्व होगा उस बच्चे के पास, देखिए अगर बच्चा पैसे वाला होगा तो क्या जरूरी है कि उसका सामाजिक विकास हो जाएगा, नहीं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। शारीरिक तत्व मतलब क्या उसका हेल्थ सही रहेगा, या वो हेल्थ से मान लीजिए काफी भारी है तो क्या उसका सामाजिक विकास ज्यादा होगा, और कोई वजन में कम है तो क्या उसका सामाजिक विकास कम हो सकता है, ये भी बात बिल्कुल सही नहीं है। और दूसरा है वंशाणु तत्व, मतलब क्या उसके पिता बहुत अच्छे लोग थे, उसके पिता के जो है जानने वाले बहुत ज़्यादा थे, उसके पिता ज़्यादातर लोगों से मिलते जुलते थे, या मान लीजिए एक नेता को ही ले लीजिए, क्या उस नेता का लड़का जो होता है क्या उसके अंदर भी सामाजिक डेवलपमेंट उतना ही होता है। तो वंशाणु का मतलब होता है हेरिडिटी से रिलेटेड, तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी के पिता जो है वो सामाजिक विकास उनके अंदर सबसे ज़्यादा है तो ज़रूरी नहीं कि उनके बच्चे के अंदर भी ऐसा ही हो, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। अगर सामाजिक विकास प्रभावित करने वाले कोई कारक की बात करें तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, यानी कि ऐसे तत्व जो सामाजिक परिवेश क्रिएट कर दे, यानी कि सामाजिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दे जहाँ पर कोई भी आए और उसका सामाजिक विकास हो जाए। तो सामाजिक परिवेश जन्य जो तत्व होते हैं वो सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं, तो ये इसका सबसे बेहतरीन फैक्टर है। तो इसीलिए राइट आंसर जो इस थर्ड क्वेश्चन का होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते और देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। तो सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है, यानी सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहलाता है। यह कथन किसका है, तो यह हरलॉक का है, या टीपी नन का है, या फिर मैकडोगल का है, या फिर रॉस का है। तो स्टूडेंट्स मैं अगर आपसे बात करूं तो आपको पता होगा कि किस स्टेज में बच्चे का सामाजिक विकास सबसे अधिक होता है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, वरना मैंने लास्ट क्लासेस में इस पर डिस्कशन किए हुए हैं कि बच्चे का जो सामाजिक विकास होता है वो सबसे ज़्यादा होता है बाल्य अवस्था में, और बाल्य अवस्था का टाइम पीरियड होता है 2 से लेकर 12 वर्ष, और जो 2 से 12 वर्ष है इसको डिवाइड किसने किया है, तो बच्चे का सबसे ज़्यादा सामाजिक विकास बाल्यावस्था में होता है, और बाल्यावस्था का टाइम पीरियड 2 से 12 वर्ष होता है, जिसमें 2 से 6 वर्ष होता है पूर्व बाल्यावस्था और 6 से 12 वर्ष होता है उत्तर बाल्यावस्था। और इस बारे में जो डिस्कशन है वो मैंने आपको किया हुआ है, जो समाजीकरण टॉपिक है उससे पहले जो मैंने आपको डेवलपमेंट टॉपिक कराया तो उसमें मैंने बता रखा है कि जो बाल्यावस्था का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था, यानी बाल्यावस्था को जो 2 भागों में डिवाइड किया है वो किस साइकोलॉजिस्ट ने किए हैं। तो बाल्यावस्था पर सब जो 2 भागों में बाल्यावस्था को डिवाइड किया हुआ है तो वो हरलॉक साहब ने किया हुआ है, और बाल्यावस्था पर ही इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था अपना। अगर आप मेरे डेवलपमेंट टॉपिक को देख चुके हैं तो आपको पता चल जाएगा, और अगर नहीं देखा है तो आप डेवलपमेंट टॉपिक को देखिए, वहां पर मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है कि बाल्यावस्था को 2 भागों में डिवाइड किया है हरलॉक साहब ने। तो देखिए, और किसी भी बच्चे का सामाजिक विकास किस अवस्था में सबसे ज्यादा होता है, तो वो होता है बाल्यावस्था में। इसका मतलब बाल्यावस्था पर जो ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं वो हरलॉक साहब ने दिए हैं, और हरलॉक साहब इसका मतलब उनका सामाजिक विकास से रिलेशन है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। ये कथन जो है वो हरलॉक साहब का है, क्योंकि सबसे ज्यादा सामाजिक विकास पर बात हरलॉक साहब ने की है। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे पूछे गए हैं कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है। ऑप्शन ए है लेमार्क का, ऑप्शन बी है हैरिसन का, ऑप्शन सी है एरिक्सन का, और ऑप्शन डी है डार्विन का। स्टूडेंट्स, अगर आप सामाजिकरण टॉपिक में आपने दूसरी क्लास अटेंड की है तो आपको पता चल जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत जो है, यानी कि साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी जो दिया गया है,
वो आपके एरिक एरिक्सन साहब के द्वारा दिए गए हैं। तो मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत पर जो बात की है वो की है एरिक्सन साहब ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एरिक्सन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। तो मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के कुल कितनी अवस्थाएं होती है। देखिए, अगर आपने मेरे एरिक एरिक्सन की थ्योरी जो मैंने आपको बताया हुआ है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, उसमें मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से बच्चे का किस जन्म से लेकर वो मृत्यु तक किस तरीके से कैसे कैसे स्टेजेस के दौरान गुजरता है और उसकी जो कैपेबिलिटी है, उसकी जो स्थिति होती है वो किस प्रकार की होती है। इस पर मैंने डिस्कशन डिटेल में किया हुआ है। यहाँ पर मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और अगर आपने मेरे वो क्लासेस देखे हैं तो इस क्वेश्चन का आप इजीली राइट आंसर बता सकते हैं। और आपको पता भी होगा कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत जो एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया है उसमें उन्होंने 8 स्टेजेस पर बात की है। ठीक है, जो बच्चा जन्म से लेकर मृत्यु के दौरान उनके अनुसार 8 स्टेजेस से गुजरता है और उन 8 स्टेजों के बारे में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट 7 क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया अतरंगता बनाम अकेलापन, यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीमेसी। तो इंटीमेसी बनाम आइसोलेशन, इंटीमेसी बनाम आइसोलेशन या फिर हिंदी में इसको हम कहते हैं अतरंगता बनाम अकेलापन, मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की कौन सी अवस्था है। स्टूडेंट्स, अगर आप मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझे हों या आपने देखा हो मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत पर जो मैंने डिस्कशन किए हैं लास्ट क्लासेस में, अगर आपने उस क्लास को अटेंड किया होगा तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता चल जाएगा कि मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के दौरान जो एरिक एरिक्सन साहब ने 8 स्टेजेस बताए उसमें एक स्टेज आता है अतरंगता बनाम अकेलापन, जिसको इंग्लिश में इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन कहते हैं, और ये होते हैं स्टेज नंबर 6। इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा अवस्था 6, जिस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। 8th क्वेश्चन आपसे पूछा गया मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पहल बनाम अपराध की अवस्था का समय अवधि बताइए। तो पहल बनाम अपराध की अवस्था मैंने आपको बता रखा है कि कौन से स्टेज में, जब आप 8 स्टेजेस को अच्छे से कवर करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। और जिन्होंने मेरे लास्ट क्लासेस को देखा होगा उन्हें पता चल रहा होगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि पहल बनाम अपराध यानी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की जो अवस्था है उसका टाइम पीरियड क्या होता है। तो मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं कि जो मैंने फर्स्ट स्टेज बताया था उसका होता है बर्थ से लेकर 1.5 वर्ष तक का जो टाइम पीरियड होता है वो फर्स्ट स्टेज को कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था। दूसरा होता है 1.5 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक का जो टाइम पीरियड होता है जिसे हम बोलते हैं स्वायत्तता बनाम शर्म या शंका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। और थर्ड जो स्टेज होता है वो होता है 3 से लेकर 6 वर्ष तक का, जिसे हिंदी में कहते हैं पहल बनाम अपराध और इंग्लिश में कहते हैं इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तो आपसे पूछा गया था कि पहल बनाम अपराध की अवस्था का समय अवधि क्या होगा, तो उसका समय अवधि होता है थर्ड स्टेज में आता है, वो तीसरी अवस्था है जिसका टाइम पीरियड 3 से 6 वर्ष। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 से 6 वर्ष, यानी फर्स्ट ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। स्टूडेंट्स, मैंने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत जो एरिक एरिक्सन के द्वारा दिए गए हैं इस पर मैंने डिटेल एक्सप्लेन किए हैं। जिन्होंने मेरे लास्ट क्लासेस को देखा होगा उन्हें क्लियर हो गया होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर एरिक एरिक्सन की थ्योरी को देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से समाजीकरण पर बेस्ड प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो भी टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्लास का अधिक से अधिक लाभ ले सके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाके सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके बेनिफिशियल, आप अगर यूपी टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। तो इसे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके की बेनिफिशियल वीडियो जब भी हम आपके लिए बनाएं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।